तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में, तो इसका शॉर्ट नोट्स को हम बहुत जितने भी चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए सारी चीज़ यहाँ पे कवर है। तो मैं यह चाहूँगा कि आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, और टाइम अगर आपके पास ना हो तो मेरा सेम शॉर्ट नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ से जाइए, आप जुड़ जाइए, फिर उसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना। अब आपकी नज़र होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हमको ना सिंपल सा सॉल्ट के बारे में बताना है कि भैया सॉल्ट किसे कहते हैं। तो देखो, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ एसिड एंड बेसिक रेडिकल। एसिड एंड बेसिक रेडिकल, तो यहाँ पे देखो एक नया टर्म आ रहा है ना भैया, रेडिकल तो हम नहीं जानते हैं रेडिकल क्या होता है। अभी अभी अगर आपको पता चला होगा तो पहले से ही जेई के सिलेबस में तो सॉल्ट एनालिसिस होता था, लेकिन नीट में अभी जल्दी ही क्या ऐड हुआ है, क्या? सॉल्ट एनालिसिस। तो वहाँ पे हम एसिड और बेसिक रेडिकल को पढ़ते हैं। इजी सा ही होता है, बहुत घबराने की बात नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि NaCl क्या है? NaCl एक सॉल्ट है ना, NaCl एक सॉल्ट है। तो अब बताओ NaCl कैसे बना होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया होगा? एसिड लिया होगा और एक बेस लिया होगा। एसिड क्या रही होगी? HCl रहा होगा। बेस क्या रहा होगा? NaOH रहा होगा। ठीक है ना? तो Na और Cl मिलके आपका NaCl बना दिए होंगे, और यहाँ से क्या बनेगा? और एक मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा? पानी। तो यहाँ से हमारा NaCl बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह बताओ कि इस NaCl में ये जो सोडियम दिख रहा है आपको, कहाँ से आया है सोडियम? यह बताओ, यह क्या है? बेस है। यह क्या है? एसिड है। तो NaCl में यह जो सोडियम आया कहाँ से आया? बेस से आया ना। तो इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक ना? सोडियम मतलब कि Na पॉजिटिव को बोलते हो आप क्या? बेसिक रेडिकल। उसी में आप बताओ कि Cl जो आया हुआ कहाँ से आया? एसिड वाले पार्ट से आया ना, जिसको आप क्या बोलते हो? एसिडिक रेडिकल। तो यहाँ पे इतना सा ही सिंपल सा था, तो मुझे लगता है कि तो क्लियर ही हो जाना चाहिए। अब इसको एक बार रिमूव करने दो आप, क्योंकि ज़्यादा इसमें हो जाएगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो, हमें आगे पढ़ना है भाई कि टाइप ऑफ सॉल्ट बताओ, सॉल्ट के टाइप। तो सबसे पहले आप पढ़ो एडिशनल सॉल्ट एक होता है हमारा। एडिशनल सॉल्ट में हम दो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हम डबल सॉल्ट को, दूसरा पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को। डबल सॉल्ट के कुछ आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं, सीधे आपको लर्न करना है। जैसे कार्निलाइट का क्या होता है फॉर्मूला? KCl.MgCl2 इंटू 6H2O। दो बार बोलना है, याद हो जाएगा। KCl/MgCl2 6 टाइम H2O। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल अभी देख रहे हो आप। दूसरा मोहर सॉल्ट, इसका भी आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है, क्या? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो यह भी आपको ध्यान देना है। यह है आपका थर्ड एलम, जिसको आप कॉमन में फिटकरी भी बोलते हो। तो एलम का फॉर्मूला आई होप कि आपको याद ही होगा, लेकिन नहीं याद हो तो याद कर लेना। और ये शायद तीनों किसके एग्जाम्पल में देखा? डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल देखा। अब देखो, अगला हम पढ़ेंगे ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत सारे सॉल्ट्स मतलब उसमें होंगे, एक सॉल्ट नहीं होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे K4FeCN6 जो है ना, यहाँ पे K4FeCN6 बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है, याद होना चाहिए आपको। क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। दूसरा CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं ना स्वीटजर सॉल्ट्स। चाहो तो नाम याद रखो, क्या बोलते हैं इसको? स्वीटजर सॉल्ट। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ लिया? आपका टाइप ऑफ सॉल्ट दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तीन एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हमने यहाँ से देख लिया। अब अगला चीज़ हमें जो पढ़ना है, उसको पढ़ना होता है हमको लिगेंड के बारे में। देखो, बहुत ईजी सा होता है लिगेंड, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा आपको। देखो, लिगेंड हम उसे कहते हैं ना कि विच कैन डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है, उसके पास अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो भी पेयर में है, तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। ठीक ना? लोन पेयर। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है ना, अगर जिस एटम के पास, ठीक, किसको देगा? बगल वाला जिसको देगा उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए, तो हम इसको लिगेंड नाम दे सकते हैं। देखो, वही बातें आप लिखा है, क्या लिखा है कि विच कैन डोनेट लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, मतलब सेंट्रल मेटल एटम। आगे टर्न समझ जाएगा सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। ठीक है ना? क्योंकि अभी देखो, हम जब उसका नोमेनक्लेचर करेंगे ना आगे, तो वहाँ पे हमें 3-4 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। लिगेंड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? उसका पहले सेंट्रल मेटल एटम पढ़ना पड़ेगा, बड़ा सा एक ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट के पहले हमारा जो स्फीयर होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो देखना अभी आगे। अभी सिंपल जो आगे चीज़ें आ रही हैं उसको समझते चलो। किसके थ्रू अपना देता है अपने लोन पेयर को?
सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू देता है, जिसको हम लिगेंड बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड भी बहुत टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं लिगेंड बोल दिया तो लिगेंड खत्म हो गया। लिगेंड ही की तो पूरी इसमें कहानी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब देखो जो लिगेंड होते हैं ना, वह होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के बेस पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लासिकल, दूसरा होता है नॉन क्लासिकल। अगर क्लासिकल है तो वह क्या करेगा, लिगेंड्स विच कैन डोनेट्स ओनली लोन पेयर। यह क्या करेगा, क्लासिकल है तो बस लोन पेयर को ही डोनेट करेगा। एग्जाम्पल H2NH3 फ्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस। अब देखो अगर नॉन क्लासिकल है तो यह होता है लिगेंड विच कैन डोनेट लोन पेयर एट द सेम टाइम। जिस टाइम पे लोन पेयर को डोनेट करेगा उसी टाइम पे है लोन पेयर स्पीसीज से क्या करेगा, उसी टाइम पे सेम टाइम्स इट कैन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, मेटल स्फीयर थ्रू द पाई कोऑर्डिनेशन। ये चाहो तो स्किप कर सकते हो नीचे वाला, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा। देखो इससे यह लिगेंड दिख रहा है, आपको मेटल दिख रहा है। लिगेंड के पास दिख रहा है आपको क्या, यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर जैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है लोन पेयर, सिग्मा के थ्रू दे रहा है। उसी थ्रू मेटल से भी क्या करेगा, लोन पेयर को लेगा, जिसको किसके थ्रू लेगा, पाई के थ्रू। तो आपको उसको ध्यान देना है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 3 याद करना है आपको। CO, CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव। अगर यहीं पे लोन पेयर पाई से दे रहा है और मेटल से पाई से ले भी रहा है तो उसके 2 एग्जाम्पल C2H4, C2H2। बस यही आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपके यहीं से बन जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ आप कोई कंपटीशन का भी एग्जाम दे देना, आप मेरे क्वेश्चन आएगा तो मेरा शॉर्ट नोट से ही आएगा, उसकी दिक्कत नहीं लेना चाहिए आपको। बस थोड़ा सा ऐसा होता है, मैं मानता हूँ कि अगर नया नया चैनल होता है ना तो इंसान कंटेंट नहीं देखता है कि भाई पढ़ा कर। आप ही की बात नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि भाई आप ऐसा करोगे। अगर नया चैनल होता है तो हम देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, बिना उसको सोचे बिना उसको समझे पहले हम स्किप मारते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी में गलती से मान लो कोई एक वीडियो वगैरह चली तो लोग फिर समझ लेते हैं हाँ भाई सही चीज़ है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन मैं यह बोलूँगा कि एक बार ट्राई करो समझने की, ठीक है, एक बार ट्राई करो समझने की। अगर आता है तो देखो, आगे नहीं आता तो तुरंत स्किप करके जहाँ आता है वहाँ पे आप देखना चाहिए। आपको टाइम को आपको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना कि बाद में पछताना ना पड़े कि हमने इस टाइम पे यह किया वो किया। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है भाई, ट्रस्ट करो। अगर टाइम के साथ आपने खेला तो आपके साथ टाइम इतनी बेहतरीन खेलने वाली है कि फिर आप उसका भरपाई नहीं कर पाओगे कभी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में दीजिए। चलो आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। पहली स्लाइड पे मुझे लगता है कि सारा चीज़ तो हमने क्लियर ही कर दिया है। अब देखो एक चीज़ पढ़ना होता है हमको, हेप्टासिटी। हेप्टासिटी को हमको ऐसे नोट करना होता है, बड़ा सा एन बनाते हैं और उसके ऊपर एक्स पावर लगाते हैं। और एक्स पावर क्या बताता है, देखो मैंने हिंदी में लिख रखा है कि एक्स पावर यहाँ पे होता है ना, ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखो C2H4, C6H6 और साइक्लोपेंटाडाइन, 3 एग्जाम्पल यहाँ से हमको पढ़ना है हेप्टासिटी में। अब देखो यहाँ से इसके ऊपर 2 लगे ना, एन के ऊपर 2, तो 2 क्या बताएगा, मैंने बताया कि बताता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब कि C2H4 ने कितने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेशन किया। अब देखो इसके देखो ये ऊपर 6 लगा है, तो C6H6 ने कितने 6 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया। ये लिखने का तरीका होता है। साइक्लोपेंटाडाइन में 5 लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देख लेना, एक्सेप्शन होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। एक चीज़ हमें यहाँ पढ़ना है सिनर्जी बॉन्डिंग। क्या पढ़ना है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या होती है भैया सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये देखो हमारे जो मेटल होता है ना, मेटल अक्सर किससे होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको होते हैं, मेटल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो लिगेंड होता है, लिगेंड यह क्या करता है, अपना लोन पेयर देता है सिग्मा से, और मेटल से अगर उसी टाइम पे ले रहा है पाई से ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, वो जो पाई से ले रहा है ना, उसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड आपका बना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। मतलब सिनर्जिक मतलब क्या होता है, देना और लेना, मतलब सेम टाइम पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग जो होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मेटल्स, मतलब बिटवीन द एलिमेंट्स। एलिमेंट के भी जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड ऑर्डर होगी। तो अगर जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो सीधे आपको ध्यान देना, अभी चीज़ें देखो अब याद करने वाली आ रही हैं कि निगेटिव चार्ज लिगेंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसके सफिक्स में अगर यूज हो रहा है, सफिक्स और प्रीफिक्स जानते हो ना, सफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले। तो सफिक्स में अगर यूज हो रहा है ना, तो अगर कहीं मान लो किसी में आइट आ रहा है, सल्फाइट और निगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम आइटो जोड़ देते हैं, सल्फाइटो बोलते हैं। एट आ रहा है तो एटो बोलते हैं। ध्यान देना इसको, कब सफिक्स में आ रहा है तो कौन सा, निगेटिव चार्ज लिगेंड अगर कोई है तो। आइड आ रहा है तो आइडो। अभी ये बात आगे समझा दूंगा मैं, पूरी गारंटी। अभी बस देखो मैं बोल रहा हूँ लर्न करना है तो अभी नहीं लर्न करना, बाद में करना, लेकिन अभी समझो। एक्स निगेटिव आ रहा है तो हाइलाइडो, OH निगेटिव आ रहा है तो हाइड्रोक्सो। अब देखो ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, आपको स्क्रीनशॉट लो अभी, क्योंकि टाइम जाएगा बिना मतलब का। इसका स्क्रीनशॉट लो, और वैसे भी तो मैं PDF प्रोवाइड करता ही हूँ,
तो इसको आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे, कुछ वहाँ पे सीखने वाली बात आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है, अगर NO अगर नाइट्रोसोनियम एक ही याद रखना है, न्यूट्रल लिगेंड्स इतने होते हैं, हमको अपने सिलेबस में इतना याद करना है, CO NH3 H2O N2H 5 NO PPH3, इतना ही अगर याद कर लोगे किसे होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, पहले हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के हिसाब से और एक्सेप्ट करने के हिसाब से हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, लिगेंड्स को पढ़ के आ रहे हैं। अब पढ़ेंगे ना हम डेंटिसिटी के बेस पे। डेंटिसिटी क्या होती है, जैसे लिगेंड जो होता है अपना लोन पेयर देता है, जान गए ना हम। तो लिगेंड जो लोन पेयर अपना दे रहा है, कितना दे रहा है, एक लोन पेयर अगर दे रहा है उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट, दो लोन पेयर अगर अपना दे रहा है तो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट, ठीक ना, ऐसे हमको पढ़ना है। अब देखो सबसे पढ़ेंगे हम मोनोडेंटेट, पहले बता दिया लिगेंड जो विच कैन डोनेट्स ओनली वन लोन पेयर एट द टाइम। एग्जाम्पल देखो, अभी देखो पीछे पड़ गया है ना, क्या क्या पढ़ के पीछे है, निगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स, फिर न्यूट्रल। तो इसमें देखो मोनोडेंटेट्स में एग्जाम्पल में पूछे कौन हो सकते हैं, सारे निगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड जितने भी हैं सब किस में आ जाएंगे, मोनोडेंटेट के अंदर आ जाएंगे। बाइडेंटेट क्या करेगा, डोनेट टू लोन पेयर करेगा। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान देने, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ई एन अगर कहीं पे लिखा होता है ना, उसका फुल नेम होता है इथाइलिन डाईएमीन। स्ट्रक्चर देखो इसका ऐसा बनता है, एक CH2 यहाँ पे होता है और दोनों एक NH2 जुड़े होते हैं और एक यहाँ पे एक मेटल होता है। अब देखो जो हमारा NH2 होता है ना, NH2 उसके ऊपर अगर स्ट्रक्चर बनाओगे ना NH2 का, तो N के ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर आता है, तो एक N एक लोन पेयर देता है, लेकिन यहाँ पे देखो दो N दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब यह इस मेटल को कितने लोन पेयर दे रहा है, दो लोन पेयर, इसलिए इसका नाम क्या है, बाइडेंटेट। ठीक। अब देखो ऑक्सो, एक ओ के ऊपर जो होता है ना हमारा, एक ओ पे ऊपर जो होता है दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब भैया यहाँ पे चार लोन पेयर दे रहा है, नहीं यहाँ पे दोनों एक निगेटिव लग गया ना इसके ऊपर, तो उसके अलावा यहाँ पे एक ओ ये एक लोन पेयर देगा और ये एक लोन पेयर देगा, मतलब इसको भी दो लोन पेयर मिल रहे हैं। ऑक्सो ऑक्सीलेटो बोलते हैं। ग्लाइसिनेटो का एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है, DMG इंपॉर्टेंट है ये वाला जो हमने फोर्थ वाला किया है, ठीक। DMG जो होता है डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो इसको बोलते हैं, यह भी क्या करता है, दो लोन पेयर देता है, ठीक है ना। देखो इसका एक इंपॉर्टेंट काम जो भी आगे आपको पढ़ना मैं यही बता देता हूँ कि निकिल Ni2 पॉजिटिव की डिटेक्शन में काम आता है, ठीक। कौन, DMG जो होता है निकिल के डिटेक्शन में काम आता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि रोजी रेड कलर का PPT देता है, क्या करता है, रोजी रेड कलर का PPT देता है। गर्मी बहुत हो रही है यार, चलो आगे देखते हैं। ट्राइडेंटेट के एग्जाम्पल में देख लो, डाईइन होता है, डाई एथिलीन ट्राईएमीन इसका नाम होता है। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एक बार स्ट्रक्चर देखो, NH2 होता है, फिर दो CH2 होते हैं यहाँ पे, फिर NH होता है, फिर CH2 होते हैं, फिर यहाँ पे NH होता है। अब देखो यहाँ पे कितने N दिख रहे हैं, एक दो तीन, हर N के पास एक लोन पेयर, तो तीनों मिला कितने लोन पेयर देंगे, इसको तीन लोन पेयर देंगे, मतलब कि ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल ध्यान दो। टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल आपको होता है ट्राईइन, ट्राई एथाइल टेट्राएमीन इसका नाम होता है। एक NH2 CH2 NH CH2 NH CH2 NH2, एक दो तीन चार, चार NH2 है, एक NH2 एक लोन पेयर देता है, कितना देंगे, चार लोन पेयर, चार लोन पेयर से इसका क्या नाम होगा, टेट्राडेंटेट। हेक्साडेंटेट का एग्जांपल आपको याद रखना, EDTA ऐसा बनता है, CH2 NN, यहाँ पे CH2COO निगेटिव, CH2COO निगेटिव, CH2COO निगेटिव, CH2COO निगेटिव, ये चारों O एक एक लोन पेयर देंगे, चार हो गए, और ये जो दो N दिख रहा है ये एक एक देगा, तो चार प्लस दो कितने होंगे, छः लोन पेयर। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि EDTA में, इन EDTA, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को कितने मिल रहे हैं लोन पेयर, छः, लेकिन पूछेगा कौन कितना दे रहा है, तो आप बोलोगे कि भैया चार तो O दे रहा है लोन पेयर और दो क्या दे रहा है, N दे रहा है लोन पेयर, तो यह क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे लिखा है डोनर एटम कौन है, चार O दो N। अब देखो पूछ सकता है अगर आपसे चिलेट रिंग है ना, कितनी रिंग इसमें बनेगी, तो कैसे करोगे, जितनी इसकी डेंटिसिटी होगी, कितना होती है डेंटिसिटी इसकी, 6 माल हो रही है ना, तो डेंटिसिटी में से एक माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चिलेट रिंग, कितनी रिंग बन रही है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि क्लियर ही हो जाना चाहिए। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात किया जाएगा। अब देखो रूल इसके कुछ है। पहला रूल आपको ध्यान देना है कि नेमिंग ऑफ द कैटायनिक पार्ट, सबसे पहले हम कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं, फर्स्ट फॉलो उसमें से भी पहले एनायन पार्ट का करते हैं। दूसरा रूल क्या है, अभी देखो जैसे बता रहा हूँ वैसे समझो, एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, आप नाम लिख लोगे एक एग्जाम्पल से। दूसरा रूल क्या है कि नंबर ऑफ लिगेंड को हम लिखते हैं। पहला रूल को लिखने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं, तो इस रूल में क्या करते हैं, इससे हम अभी बताऊँ मैं आपको, ठीक है। चलो देखो, नेमिंग ऑफ द कैटायनिक पार्ट को पहले लिखते हैं, कैटायनिक मतलब क्या होता है, प्लस वाले पार्ट को। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड को लिखते हैं, फिर नेमिंग करते हैं लिगेंड की, फिर क्या करते हैं, नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम की। अब सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग दो टाइप से होती है, अगर वह एनायन पार्ट में आ रहा है तो उसमें 8 लगाते हैं, अगर सेंट्रल मेटल कैटायन पार्ट में आ रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई सफिक्स नहीं लगाते, ठीक। चलो देखो जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, K4 Fe6,
तो इसमें से K4 क्या है, पॉजिटिव है वाले पाउडर नेगेटिव। तो सबसे पहले हम कैटायन को लेते हैं। कैटायन में क्या लिखोगे, इसको पहले आ रहा है ना, ये पहले अगर प्लस आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोटेशियम। अब इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर यहाँ पे देखो क्या लिखना था, इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखना था ना। कितने लिगेंड है, देखो 6 लिगेंड है, तो हेक्सा वर्ड आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइनाइड, साइनो है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें क्या करोगे, साइनो लिखोगे, हेक्सा साइनो। अब देखो यह जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। अगर यह निगेटिव पार्ट में आ रहा है तो उसमें देखो क्या बोला था हमने, 8 लगाते हैं, तो फेरम होता है तो फिर 8 जोड़ दोगे। अब क्या करोगे, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे आयरन की, पोटेशियम की 1 होती है पता है, +4 हो जाएगी। Cn हमारा -6 हो जाएगा, तो -6 में +4 करो, -2 आएगा, फिर उधर जो +2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो अब लास्ट में क्या करोगे, फिर हेड लिख के उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दोगे। नीचे वाला आप कर लेना। मैं तो मानता हूँ कि आपको आईपीसी नेमिंग बहुत ईजी होती है, लेकिन जिसको आती है उसको आती है, उसको नहीं आती उसको नहीं आती, इसलिए बोल रहे हैं। कुछ आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है कि Na3AlF6 को क्रायोलाइट से बोलते हो आप, सोडियम हेक्साफेरो एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट थर्ड बोलते हैं इसको। K2HgI4 को हम बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट, ध्यान देना आपको। नीचे उसका आईपीएससी नेमिंग है, मतलब यहाँ पे जनरल नेमिंग और आईपीएससी नेमिंग दोनों है यहाँ पे। फेरोसिन का यह देखो, और यहाँ पे यह देखो, और लास्ट में आपको यह देखना है आपको। तो यहाँ पे याद ही करना था, तो यहाँ पे क्या समझाऊँ, ठीक ना। ये अभी चाहो तो याद करो, वैसे यह जेई और नीट के लिए, बोर्ड के लिए मैं तो सोचूंगा इसको छोड़ ही दो। ये देखो मैंने पीछे बताया था कि Na+2 के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं DMG, ठीक ना, DMG। तो DMG का डिटेक्शन मतलब कैसे करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, निकल बीच में आता है जो कि बीच में फंस जाता है। इसके बीच में होता है यहाँ पे जो यह दिख रही O और H में इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ना है नंबर ऑफ बॉन्ड, अरे छोड़, इसे जोड़ लोगे, 4 2 2 होते हैं, मतलब देखना, रिंग देखना है, मेंबर रिंग देखना है, और टोटल नंबर ऑफ द CR देखना है बस। अब देखो पोटेशियम ब्लू का फार्मूला होता है Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। तो यह देखना था आपका, नेम देख लो नीचे, आईपीएसिक फेरिफेरोसाइनाइड्स। आयरन 3 का नाम होता है हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है ना। टर्बल्स ब्लू का नाम यहाँ पे देख लो। अब देखो वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से मैंने फास्ट करवाया। वर्नर थ्योरी में क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 टाइप की बैलेंसी होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी बैलेंसी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी जो होती है हमारी क्या होती है, जो सेंट्रल मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है उसी को बोलते हैं प्राइमरी बैलेंसी। और सेंट्रल मेटल एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैलेंसी। सेटिस्फाई करता है इसको निगेटिव चार्ज, इसको करता है कौन सा, निगेटिव चार्ज के साथ साथ न्यूट्रल भी करता है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है प्राइमरी की, इसकी डायरेक्शन होती है। ये कैन नॉट डिफाइन ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसकी डिफाइन है। डोनेट करता है डॉटेड, इसको हम कैसे डॉट 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 लाइन से दिखाते हैं, इसको पूरा सोलिड लाइन से दिखाते हैं। यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर इसी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रही है, उसमें से कौन कौन होते हैं, Ag2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, और इसके कितने होती है, 4 होती है, 2 होती है। Zn2 पॉजिटिव अगर है, Cd2 पॉजिटिव है, G2 पॉजिटिव, Pd2 पॉजिटिव है, Pd2 पॉजिटिव है, Cr2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, सीधे याद रखना है आपको। CO3 Cr3 Pt4 Sc3 Ti4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। इफेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना, इसको हम En रूल बोलते हैं। कैसे निकालते हो, एटॉमिक नंबर जितना होगा वो लिखोगे, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर करोगे, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करोगे, तो आराम से निकल जाएगा। En रूल इसी को बोलते हो आप। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको VBT बोलते हो आप। किस पे बेस्ड है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। इनर ऑर्बिटल, इसमें इनर ऑर्बिटल यूज होता है। इनर ऑर्बिटल को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ऑर्बिटल जो होता है इसमें यूज होता है आउटर, दोनों मतलब ऑर्बिटल इसमें यूज होते हैं। अगर प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड इवेंट, SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड इवेंट, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी। अगर प्रेजेंट नहीं है, वीक फील्ड इवेंट है, तो यहाँ पे पेयरिंग नॉट पॉसिबल। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर आपके पास कोई ट्रिक है याद करने की तो ट्रिक से याद करो, ठीक है। मैंने कैसे याद किया ना, देखो सबसे पहले हम अगर पीरियोडिक टेबल याद करें, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसे होता है ना, तो कार्बन वाला जो होगा ना, ये इधर 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 जितने आएंगे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों, ये होते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड। उधर जितना जा रहे हो आप, ये होते हैं हमारी वीक फील्ड, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होता है तो sp, जैसे हम वहाँ पे देखते हैं ना, अगर 2 बॉन्ड बनते हैं तो sp बोलते हैं, 3 बनते हैं तो sp2 बोलते हैं, 4 बोलते हैं तो sp3 बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लीनियर, 3 मतलब कि ट्राइगोनल प्लेनर, 4 मतलब कि दो पॉसिबिलिटी, एक तो sp3 ही बन सकता है, एक तो D2 sp2 बन सकता है। कैसे, यहाँ पर हो गई होगी पेयरिंग। sp3 बनेगा तो उसका शेप बनेगा टेट्राहेड्रल, dsp2 बनेगा तो उसका होगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 केस, dsp3 भी हो सकता है और sp3d भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिड इसका स्ट्रक्चर बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो sp3d2 या d2sp2 d2sp3 दोनों बन सकते हैं। इसको ऑक्टाहेड्रल स्टेप बनता है इसका। आगे देखो इंपोर्टेंट क्या क्या था जो पीछे हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में।
H2 ऑक्सीलेटो एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसके साथ, CO+3, दिख नहीं रहा होगा मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, CO+3 आयन के साथ। NH3 एक्ट करता है वीक फील्ड लिगेंड किसके साथ, Fe2 के साथ और Mn2 के साथ। F निगेटिव एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसके साथ, Ni4 आयन के साथ। एवरी लिगेंड्स एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ 4D एंड 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देख लो Pt+2 PD+2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, DsP2 स्क्वायर प्लस स्ट्रक्चर बनता है इसका। अब देखो स्विट्जरसॉल्ट मैंने पीछे बताया था क्या होता है, CuNH3 का होल 4+2 ऊपर चार्ज आता है इसका, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे कॉपर का यहाँ पे तो D9 आएगा, इसमें D9 भरोगे आप तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा लोन पेयर, जो कि यहाँ पे भाग के आ जाता है, एक्सेप्शन है ध्यान देना, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग के यहाँ पे आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है लेकिन आ जाता है। ड्रॉबैक क्या है इसके, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कलर प्रॉपर्टी को VBT, ना ही एक्सप्लेन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था, और इस स्ट्रॉन्ग फील्ड इवेंट और वीक फील्ड इवेंट बता तो दिया लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की जो प्रोसेस हम करवाने हैं इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए ये क्या थे इनके ड्रॉबैक थे। पेयरिंग हुई तो लो स्पिन, अगर पेयरिंग नहीं हुई तो हाई स्पिन। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड दोनों हो तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसे हम मान लेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी। लिगेंड्स आर एज्यूम टू बी द पॉइंट चार्ज, लिगेंड को हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, जिसके डी ऑर्बिटल जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन एक्सियल, एक होता है एक्सियल। नॉन एक्सियल को हम बोलते हैं T2G कॉन्फिगरेशन, एक्सियल को बोलते हैं EG कॉन्फिगरेशन। नॉन एक्सियल में तीन आते हैं DXY, DYZ, DZX। एक्सियल में आते हैं दो, DX² माइनस Y² DZ²। अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको यहाँ पर दिख रही है, देखो हमने डी ऑर्बिटल के 5 बना दिए, पांचों के नाम हमने दे दिए DXY, DYZ, DZX, DZ² माइनस Y², DX²। अब देखो इधर हमने बोला वीक फील्ड लिगेंड, इधर हमने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 5 इधर भरा 5 इधर भरा, लेकिन अभी देखो 5 में से 3 क्या है, 3 एक्सियल, 3 नॉन एक्सियल, 2 हमारे एक्सियल है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पूरा का पूरा इतना भरना नीचे भर दोगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 3 नीचे भर को और ऊपर तुम शिफ्ट करोगे। रीजन भी इसका होता है नहीं जानना लेकिन तुम्हें, क्योंकि शॉर्ट नोट से आपका ट्रिक है। ट्रिक कैसे पता करोगे, D1 2 3 अगर आता है ठीक, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, सीधे सीधे यहाँ पे पेयरिंग होती है। और D8 पहले का 3 और लास्ट का 3 10 में, तो 8 9 10 यहाँ पे भी होता है यही। ठीक, अगर बीच वाले आते हैं 4 5 6 7, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड देखना होता है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड देखना होता है। अगर लो स्पिन हो रही है मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो D2sp3 आएगा, वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो sp3d2 होता है। जो पढ़ा होगा ये मेरी बात को समझा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा यहाँ तक देख ही नहीं रहा होगा, मुझे पता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी की मैं बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लिगेंड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इफेक्ट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे देखो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, सिनर्जी बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ चिलेट रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल ऑफ मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिगेंड के स्ट्रेंथ के, जेड इफेक्ट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम के। कलर प्रॉपर्टी अगर पूछा जाए आपसे कहाँ से आती है तो बोलोगे डी ट्रांजिशन की वजह से कलर प्रॉपर्टी आती है, डिपेंड्स करती है ऑब्जर्व्ड एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी एंड ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ के ऊपर। ठीक, और D0 और D10 में डी ट्रांजिशन नहीं होता है इसलिए इसकी कलर भी नहीं होती। ऑर्डर ऑफ द कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें जिससे ZnCl2 CdCl2 नीचे आते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है, नीचे आते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्योंकि साइज घट रही होती है। हाँ, साइज बढ़ रही होती है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा हमारा, नीचे थोड़ी आ रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं, सही है। पोलराइजिंग पावर यहाँ पे बढ़ेगी, तो यहाँ से पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, फिर आयनिक कैरेक्टर हमारा घट जाएगा क्योंकि ये दोनों होते हैं अपने की इन्वर्स में रिलेशन। ब्लू विट्रॉल्स, इसका आपको ध्यान देना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पे नीचे लिखा है 5 पानी यहाँ से निकाल दोगे तो जो बच रहा है यहाँ पे CuSO4 कलरलेस होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई लिगेंड्स पॉसिबल नहीं है, नो स्प्लिटिंग, ना ही स्प्लिटिंग हुई ना ही ट्रांजिशन हुआ, इसलिए कोई कलर इसका नहीं आया है। ठीक, आगे देखते हैं क्या हम, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आता है, स्ट्रक्चरल देख लो, और एक जो होता है उसको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पे दे दूंगा। यह जो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल 5 प्रकार के, आयोनाइजेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज, लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन। आयनाइजेशन को कैसे पता करोगे आप, आयन बनेंगे इसमें, जैसे इसको पानी में डालोगे मतलब BaCl2 में इसको करोगे तो BaSO4 देगा, AgCl2 देगा। हाइड्रेटेड में देखना यहाँ पे पानी होगा और यहाँ पे हेर फेर करके हम इधर उधर अंदर बाहर करें, पानी को अंदर बाहर करेंगे, एक बार एक पानी, एक बार दो पानी, एक बार तीनों पानी को बाहर निकाल के यहाँ से अंदर। अगर देखो Cu है ना तो यहाँ पर मुझे छः लिगेंड को बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ से एक पानी निकालूँ तो एक Cl अंदर भेजूंगा, अगर यहाँ पे दो पानी निकालूँ 2 Cl को अंदर भेजूंगा, 3 पानी निकालूँ 3 Cl को अंदर भेजूंगा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 3 वाटर में निकाल सकता हूँ। तो वह क्या होंगे इसके हाइड्रेटेड आइसोमर होंगे। लिंकेज में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द एमपी, जहाँ पे आप एमपी डेंटेंट आपको दिख जाए बोल देना। एमपी डेंटेंट क्या होता है, जिसके एक ही एलिमेंट्स मतलब एक ही कंपाउंड में दो ओर से क्या दे सकता है, लोन पेयर को दे सकता है, जैसे NO2 नाइट्रोजन से भी लोन पेयर दे सकता है, ऑक्सीजन से भी दे सकता है, इसको बोलते हैं एमपी डेंटेंट।
फोर्थ देखो लिंकेज आइसोमर, इसमें क्या होता है भाई, लिंकेज जो कैसे पहचानोगे, लिंकेज भी आपका क्या होगा, कुछ ऐसा टाइप का होगा, तो आप देख के पहचान जाना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कैसे पहचानोगे, इसका सेंट्रल एटम CN, ठीक। एग्जाम्पल से समझाना इसको। यह जो स्टूडियो वाला बच रहा है, इसको आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ पे करा दूंगा। तो धन्यवाद भाई, मैंने प्रयास किया आपको बेहतर ढंग से समझाऊं, लेकिन मुझे पता है बेहतर ढंग से समझ नहीं आया होगा, जिसको पहली बार ही देख रहा होगा। जो थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा और फिर कंटेंट की हमें समझ आ जाएगी। धन्यवाद।